नमस्कार। स्टडी टू लर्न विथ मिस्टर रोज चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पृथ्वी की गतियां और उसमें रेफरेंस दिया था कि हम अगले वीडियो में सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है हमारा सौरमंडल। इस सौरमंडल में सन मिडिल में रहता है और उसके चारों तरफ बाकी सारे ग्रह वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाते रहते हैं। तो आप यहाँ डायग्राम में देखिए, यहाँ पे मरकरी, वीनस, अर्थ, ये पृथ्वी से जैसे पृथ्वी के पास के ये ग्रह हैं, मार्स, और सन से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं इनमें इनका क्रम है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड का एक बेल्ट आता है। उसके बाद में सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अगर हिंदी में इनकी बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद में एस्टेरॉयड का एक बेल्ट आ गया। उसके बाद में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये जो 8 ग्रह हैं ये कंटिन्यूसली अपने सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, जिसको हम मिला के सोलर सिस्टम बोलते हैं। यानी सन और बाकी के 8 ग्रह मिलके सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं, यानी ये सोलर सिस्टम कहलाता है। तो इनमें सबसे बड़ा पिंड जो है सन है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा सन है, ये सबसे बड़ा पिंड है इन बाकी में। दूसरे नंबर पे बृहस्पति है। उसके बाद में ये क्रम पश्चिम की पूर्व की तरफ चलता है, यानी उसके बाद में सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, उसके बाद में हमारी अर्थ आती है, फिर वीनस, फिर मार्स और सबसे छोटा मरकरी। तो आज सोलर सिस्टम के सबसे बड़े पिंड के बारे में हम पढ़ेंगे, जो हमारा सूर्य है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये आप देख सकते हैं डायग्राम में सूर्य, जिनसे कंटिन्यूसली जो सोलर ज्वालाएं बाहर निकल रही है। यहाँ पे देखिए, ये सौर ज्वालाएं जिनको बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स। यहाँ पे बहुत सारे सन स्पॉट्स होते हैं इसकी सतह पे, और यहाँ से निरंतर सौर ऊर्जा बाहर निकलती रहती है। इसके सेंटर में हाइड्रोजन से हीलियम का रूपांतरण होता रहता है, यानी नाभिकीय संलयन की क्रिया इसके कोर में होती रहती है, जिससे हाइड्रोजन का रूपांतरण हीलियम में होता रहता है और कुछ पदार्थ जो है एनर्जी के रूप में चेंज होके और इसकी सतह से बाहर निकलता है और पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। तो सन की बात करते हैं तो सन जो है धधकता हुआ गैस का एक बहुत बड़ा गोला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से बहुत सारी ऐसे लग रहा है जैसे आग निकल रही हो। तो ये एक धधकता हुआ बृहत गैस का गोला है और इसकी जो सतह है वो उसी सतह से कंटिन्यूसली एनर्जी बाहर की तरफ निकलती रहती है, और इसके प्रत्येक इंच से जो विकिरण ऊर्जा बाहर निकलती है वो लगभग 1 लाख हॉर्स पावर के बराबर होती है। और ये जो बाहर की सतह की तरफ जो एनर्जी यहाँ से निकल रही है इसकी सतह से, वो जो एनर्जी है वो स्थिर रूप में निकलती है। यानी यहाँ से जो एनर्जी निकल रही है वो स्थिर रूप में निकलती है, जिसको इस सूर्य का स्थिरांक बोलते हैं, सौर स्थिरांक बोलते हैं या सौरिक स्थिरांक बोलते हैं जिसको। ये प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट 2 ग्राम कैलोरी होती है, या उसको 2 लेंजली भी बोलते हैं, यानी 2 लेंजली एक सौरिक स्थिरांक कहलाता है। और सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो करीब 9 करोड़ 30 लाख मील के करीब है, और फिर भी जो पृथ्वी है, ये जो सौर किरणें आती हैं वो पृथ्वी तक पहुंचती है, परंतु पृथ्वी ज़्यादा मात्रा में सौर ऊर्जा नहीं पाकर ये जो सौर ऊर्जा है इसका केवल 2 अरब भाग का केवल 1 भाग ही हमारी पृथ्वी को प्राप्त होता है। और ये जो भाग जो हमें प्राप्त होता है वो करीब 2300 अरब अश्व शक्ति के बराबर हमें मिलता है। अगर सन की बात और करें तो हम देखते हैं कि सन जो है जी श्रेणी का मुख्य अनुक्रम तारा है। यहाँ पे श्रेणी से मतलब है कि जो तारे की जो श्रेणी होती है वो अलग अलग श्रेणी होती है। पहली श्रेणी ओ श्रेणी, उसके बाद में बी श्रेणी, उसके बाद में ए श्रेणी, उसके बाद में एफ श्रेणी, उसके बाद जी श्रेणी, उसके बाद में के श्रेणी, और सबसे लास्ट की श्रेणी आती है
एम श्रेणी। तो ये श्रेणी जो है उनकी चमक और तापमान के अकॉर्डिंग ये श्रेणी बनाई गई है। तो हमारा सन जो यहाँ 5वें नंबर पे आता है, सबसे ज़्यादा गर्म रहेगा और तापमान ज़्यादा रहेगा, चमक ज़्यादा रहेगी, वो ब्लू कलर का दिखाई देगा। उसके बाद वाला नीले सफ़ेद का, उसके बाद में वाइट कलर या सफ़ेद कलर, फिर पीला सफ़ेद, फिर उसके बाद पीला, उसके बाद में जो के है वो नारंगी और एम वाला रेड कलर का। तो ये जो वर्णक्रम श्रेणी है इसमें हमारा जी टाइप का हमारा सन है। और इसमें भी एक श्रेणी हम लिखते हैं, हमारा सन जो है G2-5, 5 जो है ये रोमन का है। इसमें 2 जो है इसके कदम को दर्शाता है। ये कदम 1 2 3 4 ऐसे संख्या में चलता है, गणितीय संख्या में। और ये जो 5 जो रोमन वाला है ये बोनापन को दर्शाता है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे जैसे डिजिट बढ़ता जाएगा बोनापन जो है बढ़ता रहेगा। तो अगर सौरमंडल में हम हमारे इस ब्रह्मांड में देखते हैं कि जो सबसे चमकीला तारा है जिसको हम साइरस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको व्याग तारा, हिंदी में बोलते हैं व्याग और इंग्लिश में बोलते हैं साइरस तारा। उसकी श्रेणी होती है A1 और 5, यानी ये जो हमारा सन है उससे बड़ा तारा है, प्लस इसकी श्रेणी भी वही है, यानी अपने सन से एक कदम दूर है, एक कदम पहले है। ये अपना 2 में आता है, इसका नंबर 1 में आता है। और अगर इसके टेम्परेचर और चमक की बात करें तो हमारे सन से 2 कदम ऊपर ये पड़ता है, यानी इसका कलर सफ़ेद रहेगा और हमारे वाले का पीला। सन का कलर कैसा रहेगा? पीला कलर रहेगा। सन का जो कोर है, यहाँ कोर है, वो स्पीड से घूमता है और बाहर का भाग आसानी से घूमता है। जब कभी आप दिन में आसमान में सूरज को देखते हैं तो आप पाएंगे कि कंटिन्यू आप देखते रहिए तो आप देखेंगे कि गोला सा दिखता रहेगा। सन जो है कुछ देर देखने के बाद आपको चांद के समान दिखाई देगा और अंदर का भाग बहुत तेजी से घूमता हुआ नजर आएगा, बाहर का भाग एकदम शांत नजर आएगा। तो ये है कि जो बाहर का भाग है वो तेजी से घूमता है, धीरे धीरे घूमता है और ये बहुत तेजी से घूमता है। और इसमें एक चीज और है कि ये इसका जो पोल वाला एरिया है वो स्लो घूमता है और भूमध्य रेखा वाला एरिया, ये वाला एरिया इसका तेज घूमता है। तो ये जो घूमने का जो दर है भूमध्य रेखा पर 25 दिन में करीब घूमता है और दूरों पे 34 डेज में ये घूमता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो सूरज की जो ऊर्जा हमें पृथ्वी को मिलती है, इसी ऊर्जा के कारण हमारे पृथ्वी पे पवनों का संचारण होता है, सागरीय जलधाराएं चलती है और मौसम और जलवायु का जन्म होता है। अगर ये सौर ज्वालाएं और सौर ऊर्जा हमारी पृथ्वी पे नहीं आएगी तो ये सब बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ सूर्य से आने वाले तप के ऊपर ही डिपेंडेंट है। जो सूर्य है वो हमारी पृथ्वी से बहुत बड़ा है, करीब 101 गुना लगभग बड़ा है। और ये कंटिन्यूसली जो हमारी गैलेक्सी है जिसको हम मंदाकिनी गैलेक्सी बोलते हैं, ऐसे स्पिरल शेप में है। तो इसके ओरियन नेबुला भुजा में यहाँ पे अपना सौर मंडल स्थित है, यहाँ पे सूर्य हमारा स्थित है। इसके चारों तरफ बाकी के 8 ग्रह कंटिन्यूसली चक्कर लगा रहे हैं। और ये जो मंदाकिनी गैलेक्सी है इसके सेंटर के चारों ओर पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाता रहता है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है और सन जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमती है। सूरज एक तारा है, क्योंकि सूरज की अपनी एनर्जी है और खुद की चमक है, खुद एनर्जी देता है, खुद की अपनी रोशनी है, इसलिए इसको एक तारे की संख्या दी गई है। और ये जो इसका अगर एक तारे का जीवन काल हम बात करें तो 10 अरब वर्ष के करीब तारे का जीवन काल हम मानते हैं। एक कैलेंडर ईयर्स जो हमारा रहता है उसमें करीब 5 जो है सूर्य ग्रहण होते हैं और 2 चंद्र ग्रहण के करीब होते हैं। तो ये 5 जो चंद्र ग्रहण है एक कैलेंडर ईयर यानी जनवरी से लेके दिसंबर तक ये कैलेंडर ईयर होता है अपना। उसके अंदर
5 ही क्या खाली सूर्य ग्रहण होंगे। तो सूर्य ग्रहण की जो स्थिति होती है उसमें जो सन होता है और चंद्रमा और पृथ्वी, तो चंद्रमा बीच में आ जाएगा सन और पृथ्वी के, तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। अगर सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। तो ये कंडीशन रहती है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। क्योंकि इससे सूरज के तल से कंटिन्यूसली एनर्जी बाहर निकलती रहती है और इसको रीड करने के लिए बहुत सारे उपग्रह वगैरह छोड़े गए हैं आसमान में। तो सबसे प्रथम उपग्रह जो नासा का था पायनियर, उसकी सीरीज थी 5, 6, 7, 8, 9। उसको नासा ने 1959 से 1968 के बीच में प्रक्षेपित किया था, यानी 1959 टू 1968। और सूर्य की जो सौर वायु है और सौर का कोरोना, यानी सूर्य का जो कोरोना सबसे बाहर वाला पार्ट के बारे में आगे चर्चा करेंगे हम। बाहर वाला पार्ट, उन दोनों के संबंधित डेटा प्रदान करने के लिए जो उपग्रह थे वो हेलियोस और स्काईलैब 2 उपग्रह थे जो नासा की मदद से छोड़े गए थे। और सबसे महत्वपूर्ण अगर सोलर मिशन की बात करें तो उसका नाम था सोलर एंड हेलियोस्पेटिक ऑब्जर्वेटरी, जिसको 2 अक्टूबर 1995 में क्रियान्वित किया गया था ईएसए प्लस नासा के तत्वाधान में। तो ये हमारे सूर्य के बारे में कुछ लघु जानकारी थी। अब जो हम पार्ट पढ़ेंगे आगे सन के, उससे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा सन है एक स्टार है। हमने अभी पढ़ा था कि हमारा सन एक स्टार है। तो उस स्टार का आविर्भाव कैसे हुआ, कैसे जन्म होता है कि जो हमारी मंदाकिनी गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी गोल गोल एक वर्ताकार पथ में घूमती रहती है, जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ से जो मंदाकिनी गैलेक्सी जैसे घूमेगी, तो जैसे गाड़ी चलती है तो उसके पीछे कैसे एक धूल का गुबार आता है, वैसे ये यहाँ पे धूल का गुबार दिखाया गया, आप डायग्राम देख सकते हैं। ये जो धूल का गुबार है इसको स्टेलर नेबुला बोलते हैं। जैसे मंदाकिनी गोल गोल घूमेगी, यानी ईस्ट की तरफ घूमेगी, यानी वेस्टर्न टू ईस्ट घूमेगी, जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है वैसे नेबुला घूमेगी। तो ये गुबार उसके अंदर चला जाएगा और उसमें अलग अलग टाइप के स्टार का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक एवरेज स्टार बनेगा और एक मैसिव स्टार, मैसिव मतलब बहुत बड़ा स्टार बनेगा, और एक छोटा स्टार बन जाएगा। तो ये जो मैसिव स्टार बनेगा ये आगे जाके रेड सुपर जॉइंट बन जाएगा, यानी इसके अंदर जो हाइड्रोजन जो रहती है वो कंटिन्यूसली हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी और सारा का सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होके एक रेड जॉइंट का निर्माण कर लेगा। और उसके बाद में ये ब्लास्ट करके सुपरनोवा की घटना को दर्शाता है। आप यहाँ देखते हैं एक बहुत बड़ी चमक इसमें उत्पन्न होती है। यहाँ पे एक चमक देख रहे हो आप, लाइट सी जल रही है। तो ये बहुत बड़ी चमक उत्पन्न होती है, जिससे जो इसका बाहर वाला हिस्सा जो ये रहता है वो बाहर वाला हिस्सा टूट के अलग हो जाता है, एक गैसीय पिंड के रूप में फिर हो जाता है, और जो अंदर का कोर है वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, जो लास्ट में जाके जो गैलेक्सी है उसके ब्लैक होल में समा जाता है। दूसरा जो छोटा स्टार बनता है उससे रेड जॉइंट बनता है, ना कि रेड सुपर जॉइंट, यानी थोड़ा छोटा बनता है। वो ब्लास्ट करता है तो फिर प्लेनेटरी नेबुला बनता है, जिसके सेंटर में सन का निर्माण होता है और बाहर के जो तत्व बिखरता है वो इकट्ठा होकर प्लेनेट्स का निर्माण करता है। और उसके बाद में ये इसकी जब आयु खत्म होने लगेगी तो हमारा जो सन है वो धीरे धीरे व्हाइट ड्वार्फ में चेंज हो जाएगा, व्हाइट ड्वार्फ से ब्लैक ड्वार्फ में, और ब्लैक ड्वार्फ होने के बाद में ब्लैक होल में समा जाएगा। तो एक तारीख की उम्र जहाँ से स्टेलर नेबुला से लेके और ब्लैक होल में समाने से पहले तक 10 अरब वर्ष आंकी जाती है। तो ऐसे ही हमारा सन एक दिन खत्म हो जाएगा, यानी वो भी डेड कर जाएगा और उसके बाद में पूरा सोलर सिस्टम नष्ट हो जाएगा, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। अब यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे इसका रेखा चित्र दिखाया गया है कि ये जो क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट था उसमें क्रिया हुई, फिर मेन सीक्वेंस
स्टार नंबर 3, ये तीसरी कंडीशन थी। उसके बाद में रेड जायंट हुआ, रेड जायंट, और इधर सुपर जायंट, फिर यहाँ प्लेनेटरी नेबुला, उसके बाद में व्हाइट ड्वार्फ, फिर ब्लैक ड्वार्फ, फिर उसके बाद में ब्लैक होल में समा गया। दूसरा जो है रेड जॉइंट की जगह रेड सुपर जॉइंट बना, सुपरनोवा की घटना हुई, न्यूट्रॉन स्टार बना और ब्लैक होल में समा गया। स्टार मच बिगर देन द सन, क्योंकि हम आसमान में देखते हैं कि छोटे छोटे तारे दिखते हैं, वो तारे हमारे सन से भी बड़े हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारी पृथ्वी से ज़्यादा दूर स्थित है। सूर्य की दूरी जो हमारी पृथ्वी से लगभग 14 करोड़ 90 लाख के करीब किलोमीटर के करीब है, और जो सन है उसके सेंटर से दूरी लगभग 27,200 प्रकाश वर्ष के करीब दूर है। तो ये था लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, जिसमें हमारे सन का कैसे निर्माण हो रहा है, कैसे हमारे ग्रह बने, इसके बारे में था। उसके बाद में हम पढ़ेंगे, ये हमारा सौरमंडल का ओवरव्यू था। हमने सौरमंडल के बारे में देखा था, सन मरकरी किस क्रम में ये लगा हुआ है, तो फिर ये इतने सोलर सिस्टम का निर्माण हो गया। उसके बाद में हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ सन। तो ये जो पार्ट ऑफ सन है, आप यहाँ देख रहे हैं पार्ट ऑफ सन। अब यहाँ पे सूर्य के पार्ट की बात करें तो सूर्य के 6 पार्ट होते हैं, केंद्र से लेके बाहर की तरफ। सबसे पहले पार्ट कोर, यानी सबसे पहला पार्ट कोर, यहाँ पे कोर आप देख रहे हैं। उसके बाद में इससे बाहर का पार्ट रेडिएटिव जोन, उसके बाद कन्वेक्शन जोन, उसके बाद वाला फोटोस्फीयर, उसके बाद में क्रोमोस्फीयर, और नंबर 6 पे कोरोना। यानी केंद्र से जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ये सब पार्ट्स के नाम है। तो इनमें रेडिएटिव जोन और कन्वेक्शन जोन के बीच में टेकोक लाइन पाई जाती है। ये जो टेकोक लाइन है वो एक ट्रांजिशन जोन है, यानी संक्रमण का क्षेत्र है, जिसमें अंदर के रेडिएटिव जोन, ये जो रेडिएटिव जोन है वो, और कन्वेक्शन जोन, इन दोनों के जो गुणन की जो स्थिति है, रोटेटिंग की जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, उसके बीच का ये एक संक्रमण स्थल है, यानी संक्रमण का क्षेत्र है। यहाँ पे आने के बाद में जो है रोटेशन रेट तेजी से बदलती है। यहाँ से आगे जाने पे रोटेशन रेट जो है तेजी से बदलती है। और टेकोक लाइन का ये जो टेकोक लाइन है, ये टेकोक लाइन को कॉइन किया था पेपर पे एडवर्ड स्पीजेल एंड जीन्स पॉल जॉन ने 1992 में, यानी 1992 में इसको कॉइन किया था। और पृथ्वी के सन के बारे में जो एक टर्म है हेलियोसिस्मोलॉजी, इस टर्म को कॉइन किया था डोगलास गग ने। इस टर्म के अकॉर्डिंग जो सूर्य की डायनेमिक्स है और उसका स्ट्रक्चर है, उसका अध्ययन किया जाता है उसके कंपन के थ्रू। जो सूर्य का कंपन होता है उसका अध्ययन, सूर्य की स्ट्रक्चर और सूर्य की गति का अध्ययन करने के लिए उसके कंपन का अध्ययन किया जाता है। इसको हेलियोसिस्मोलॉजी बोलते हैं, और इसको कॉइन किया था डोगलास गग ने। और जो अर्थ का जो स्टडी है कंपन के थ्रू, वो जियोसिस्मोलॉजी कहलाता है, और स्टार्स का स्टडी एस्टेरियोसिस्मोलॉजी कहलाता है। तो ये तीनों जो टर्म थे वो अलग अलग थे। और जो सूर्य का कंपन है वो पहली बार 1960 में डिटेक्ट किया गया था। तो ये सूर्य के जो पार्ट हो गए, इसमें हमने टेकोक लाइन पढ़ा। और जो ये कोर है, इस कोर का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, यानी 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इसका 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड के करीब टेम्परेचर होता है। और जैसे जैसे हम सूर्य की बाहर की सतह की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर में कमी आती है, और ये फोटोस्फीयर पे आके 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रह जाता है। यानी इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने के बाद ये धीरे धीरे कम होता जाता है, और हमारी पृथ्वी तक पहुँचते पहुँचते ये किरणें और कम टेम्परेचर की हमारे पास मिलती है। अब सूर्य के जो सतह होती है फोटोस्फीयर, उस पर कुछ स्पॉट पाए जाते हैं। आप यहाँ डायग्राम में ये देख सकते हैं स्पॉट, इनको हम सन स्पॉट बोलते हैं। ये सन स्पॉट जितनी ज़्यादा मात्रा में सूर्य की सतह पर रहेगी, उतनी ज़्यादा मात्रा में ये सन स्पॉट के काउंटिंग की
के आधार पे इससे एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, यानी सनस्पॉट ज़्यादा तो एनर्जी भी ज़्यादा, सनस्पॉट की संख्या कम तो एनर्जी की संख्या भी कम, यानी एनर्जी की मात्रा जो निकलने वाली एनर्जी है वो भी कम मात्रा में निकलेगी। तो ये सनस्पॉट जो है भूमध्य रेखा से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। तो यहाँ जाने में 5.5 साल और आने में 5.5 साल लगते हैं। तो ये 11 वर्ष का एक टाइम हो जाता है, सोलर साइकिल जिसको बोलते हैं। उसके बाद में सोलर फ्लेयर्स आती है। सोलर फ्लेयर्स होती है जो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि जो सतह है सूर्य की सतह पे अचानक जो है बढ़ने वाली जो चमक होती है वो सोलर फ्लेयर्स कहलाती है। इसके अंदर प्रकाश के वर्णक्रम के बहुत बड़े भाग के तरंग दैर्ध्यों पर ये उत्पन्न होती है और इनमें जो कोरोना मास इरेप्शन होता है इसमें बहुत सारा, और इसमें प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र बाहर फेंक दिए जाते हैं और ये एक बादल के रूप में बाहर निकलते हैं। एक गहरी चमक हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे, और ये अगर हमारी पृथ्वी के आयनमंडल तक पहुँचती है तो वहाँ के जो नेटवर्क होते हैं उनको और जो रेज होती है उनको डिस्टर्ब करते हैं। अंतरिक्ष यान होते हैं उनको ये डिस्टर्ब करते हैं। जो सौर ज्वालाएं हैं उनमें लगभग जो एनर्जी होती है निकलती है वो 1×10⁻20 जूल की एनर्जी के बराबर निकलती है। और 2010 का साल ऐसा था कि पृथ्वीवासियों ने सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उपयोग किया, लगभग 5.5×10⁻20 जूल ऊर्जा। जो सौर ज्वालाएं होती है वो जो ये सनस्पॉट होते हैं इनके पास से ही ऑब्जर्व की जाती है। सौर ज्वालाओं की दिशा अगर पृथ्वी की ओर होती है तथा ये आयनोस्फीयर को भेद देती है तो उनमें 2 घटनाएं होती है। अरोरा की घटना होती है, अरोरा घटना बोलते हैं। जो उत्तर की तरफ जो घटना होती है उसको बोरियोलिसिस बोलते हैं और दक्षिण की तरफ जो घटना होती है उसको ऑस्ट्रेलिसिस बोलते हैं। ये दोनों घटनाएं सौर ज्वालाओं के कारण ही होती है, जो सौर फ्लेयर्स के कारण, सौर ज्वालाएं बोलते हैं इनको हिंदी में। और ये जो ज्वालाएं होती है इनमें एक्सरे और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है। इनको सबसे पहले रिचर्ड क्रिस्टोफर कैरिंगटन और स्वतंत्र रूप से रिचर्ड हॉक्सन द्वारा 1859 में इनको ऑब्जर्व किया गया था सबसे पहले। और जो सोलर साइकिल जो बनता है 11 ईयर्स का वो डिस्कवर किया गया था सैमुअल हेनरिच श्वाबे द्वारा 1843 में सोलर साइकिल जो 11 ईयर्स का है उसको डिस्कवर किया गया था, खोजा गया था। इसको जो खोजे गए थे उनका नाम एसएच श्वाबे, अगर शॉर्ट में देखते हैं तो एसएच श्वाबे। फिर एक टर्म आती है कोरोनल होल। कोरोनल होल ऐसे होते हैं कि जो ये कोरोनल होल जहाँ पाए जाते हैं इनसे सौर वायु निकलती है। सौर वायु जो कि बाकी जैसे बुध ग्रह हैं, बुध ग्रह के वायुमंडल को उड़ा के ले गई और ये सौर ज्वालाओं के कारण ही कभी पृथ्वी का वायुमंडल भी दूर हट गया था और उसके बाद में कंटिन्यूसली पृथ्वी ठंडी होती गई तब जाके वहाँ हुई। तो सौर जो वायु है वो पृथ्वी तक पहुँचती है। सौर वायु इन कोरोनल होल से निकल के बाहर आती है। उसके बाद में आता है एक टर्म प्रोमिनेंस। ये जो प्रोमिनेंस है इसमें एक बहुत बड़ी संख्या में आप यहाँ ये जो प्रोमिनेंस आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक बहुत गुबार जैसा बाहर निकला हुआ दिख रहा है। इसमें क्या होता है, ए लार्ज और ब्राइट गैसियस फीचर्स होते हैं लूप शेप में, यानी बहुत चमकीला और एक लूप शेप में बाहर निकलता है, जिसको हम सौर प्रमुखता बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं प्रोविंस। तो ये कुछ पार्ट्स थे, पार्ट ऑप्शन थे। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं सोलर स्पेक्ट्रम। जो हमारी सूर्य से निकलने वाली जो रेज है वो स्पेक्ट्रम के रूप में निकलती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में बाहर निकलती है। उसमें कौन कौन सी वेव्स होती है, सबसे पहली शॉर्ट वेव, सेकंड विजिबल वेव, थर्ड इंफ्रारेड वेव, उसके बाद में फोर्थ लॉन्ग वेव्स। यानी जैसे जैसे हम इनसे आगे बढ़ रहे हैं इनमें तरंग दैर्ध्य इनका बढ़ता जा रहा है। तो शॉर्ट वेव में गामा रेज, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट ये रेज होती है।
इनकी जो इकाई होती है मापने की वो एंगस्ट्रॉम होती है। ये 0.03 टू 100 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर माइक्रोन में इनको देखें तो 0.005 टू 0.4 माइक्रोन तक होती है। यानी जो इनकी मापने की जो इकाई हम यहाँ देखते हैं तो एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन और सेंटीमीटर मीटर, ये इनकी मापने की इकाई होती है, जिसमें 1 माइक्रोन बराबर 0.0001 सेंटीमीटर बराबर 10,000 एंगस्ट्रॉम, यानी 10,000 एंगस्ट्रॉम बराबर 1 माइक्रोन होता है, और 1 माइक्रोन बराबर 0.0001 सेंटीमीटर 1 माइक्रोन बराबर होता है। ये इन तीनों में आपस में संबंधता है। उसके बाद में दूसरी हमारी तरंग दैर्ध्य आती है, विजिबल वेव स्पेक्ट्रम आती है। वो वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ये कलर ऐसा होता है जो दृश्य प्रकाश जिसको बोलते हैं हिंदी में, यानी जो दिखने वाला प्रकाश है उसकी परास होती है 0.4 टू 0.7। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है इन सब रेज के बारे में। इनका क्रम भी पूछता है, मैंने यहाँ पे लिखा है क्रम भी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सोलर स्पेक्ट्रम है। यहाँ गामा रेज सबसे पहले, फिर विजिबल स्पेक्ट्रम, फिर इंफ्रारेड, हीट रेज और उसके बाद में रेडियो वेव्स। तो ये जो स्पेक्ट्रम ऐसा बनता है जो हमारी सोलर तरंगे जो सूरज से निकल के हमारी पृथ्वी की तरफ आती है, उसके बाद उसमें तीसरी आती है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। इंफ्रारेड वेव्स होती है, इसका जो प्रास होता है वो 0.7 टू 300 माइक्रोन का होता है। और सबसे लास्ट में लॉन्ग वेव स्पेक्ट्रम होता है, उसमें माइक्रोवेव, रेडियो वेव, राडार वेव, दूरदर्शन वेव, ये सब होती है। ये 0.03 सेंटीमीटर टू 300 सेंटीमीटर तक इनका प्रास होता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, जैसे जैसे हम गामा से और रेडियो वेव की तरफ बढ़ेंगे तो जो प्रास है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, यानी इनकी वेवलेंथ जो है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। सबसे कम गामा की, उसके बाद एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, उसके बाद विजिबल रेज, इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स। तो जो सबसे लास्ट वाली लॉन्ग वेव है, इनका उपयोग दूरदर्शन, राडार, रेडियो, इन सब में करते हैं। इनके अलावा जो ये जो लॉन्ग वेव है, इनको हम 6 वर्गों में बांटते हैं। उनको हम EHF, SHF, UHF, VHF, HF और LF बोलते हैं। ये कंटिन्यू यहाँ पे EHF यानी E का मतलब हो गया एक्सट्रीमली, H का मतलब हाई और F का मतलब फ्रीक्वेंसी, एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी यानी 0.1 to 1 सेंटीमीटर। उसके बाद में SH सुपर हाई, उसके बाद में UHF अल्ट्रा हाई, VHF वेरी हाई। तो ये 0.01 से लेके और 100 मीटर से ज़्यादा तक इनका सबका प्रास होता है। यानी EHF से लेके और लो फ्रिक्वेंसी तक 0.1 टू मोर देन 100 मीटर तक होता है। 0.1 सेंटीमीटर से मोर देन 100 मीटर तक इनका प्रास होता है। तो ये था सोलर स्पेक्ट्रम। उसके बाद हम पढ़ेंगे सोलर मिनिमम और सोलर मैक्सिमम। तो ये सोलर मैक्सिमम और सोलर मिनिमम आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। सन को देख के आप लगा सकते हैं कि सोलर मैक्सिमम की कंडीशन कैसी होगी, यानी सूर्य की ऐसी स्थिति जब सूर्य हमें ज़्यादा मात्रा में प्रकाश और एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है नॉर्मल की बजाय, तो वो सोलर मैक्सिमम कहलाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक चांद की तरह हमें सूर्य दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जब सूर्य कम एनर्जी हमें प्रोवाइड करा रहा है, कम प्रकाश हमें दे रहा है, यानी इस पे जो बनने वाले स्पॉट है उनकी संख्या लगातार कम हो रही है, तो उस कंडीशन को हम सोलर मिनिमम कहते हैं। सोलर मिनिमम में जो है सन की एनर्जी हमारे पास कम आएगी, क्योंकि सन की एनर्जी से ही पृथ्वी पे सब कुछ डिपेंडेंट है। तो जैसे ही अगर सोलर स्पॉट कम बनेंगे, एनर्जी कम आना शुरू होगी, तो पृथ्वी का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ कनाडा, USA और इधर का ग्रीनलैंड वाला पार्ट और इंग्लैंड और ऊपर का नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाला पार्ट, इधर साइबेरिया का पार्ट, मंगोलिया और चाइना, इधर इतना दूर का जो पूरा पार्ट है वो पूरा पार्ट बर्फ में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि हमारा इंडिया जो है भूमध्य रेखा के पास है और अफ्रीका भी, तो इन कंट्रीज पे
अफ्रीकन कंट्रीज पे और इंडिया पे, इन पे इतना इफेक्ट नहीं होगा, यानी यहाँ का मौसम जो है सुहाना हो जाएगा। बाकी ऊपर वाला पार्ट जो है यहाँ पे मानवता के लिए रहने के लिए बहुत ही दुर्लभ स्थितियाँ उत्पन्न हो जाएगी। और मैक्सिमम की कंडीशन में बहुत ज़्यादा धूप पड़ेगी, सोलर जो स्पॉट हैं, सन स्पॉट, उनकी संख्याएँ बढ़ती रहेगी और कंटिन्यूसली ज़्यादा एनर्जी पृथ्वी की तरफ रिलीज होगी और पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा। ग्लेशियर पिघलेंगे और ग्लेशियर पिघल के भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे, तो यहाँ के जो भाग हैं वो जलमग्न होने की कंडीशन में आ जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है और घूमने की बजाय पूरे पानी का फ्लो इसी दौर में आएगा और आने की वजह से यहाँ के जो द्वीप है, टापू है और देश है वो जलमग्न होने की कगार पे आ जाएंगे। तो दोनों ये कंडीशन हमने डिस्कस की। उसके बाद में देखते हैं कब कब सोलर मैक्सिमम हुआ और मिनिमम हुआ। आप ये टेबल देख सकते हैं, इसमें सोलर मेजर इवेंट्स एंड अप्रोक्सीमेट डेट्स दे रखी है। ये जो मैक्सिमम और मिनिमम हुए थे इनको अलग अलग नाम दिया गया। यहाँ देखो 3 मैक्सिमम अभी तक हुए हैं और बाकी सभी मिनिमम हुए हैं। तो सबसे पहला हुआ था होमेरिक मैक्सिमम, उसके बाद में मेडिवल मैक्सिमम और मॉडर्न मैक्सिमम। यानी मॉडर्न मैक्सिमम 1914 से 2008 तक के मैक्सिमम को जो हम बोलते हैं मॉडर्न मैक्सिमम बोलते हैं। उसके बाद जो है मिनिमम हुए थे वुड मिनिमम, वुल्फ मिनिमम, स्पोरर मिनिमम, मॉन्डर मिनिमम। ये जो मॉन्डर मिनिमम है और डाल्टन मिनिमम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी चर्चा की जाती है कि 1645 से लेके 1715 तक मॉन्डर मिनिमम एग्जाम की दृष्टि से ये पूछ सकता है। और डाल्टन मिनिमम को भी पूछा जाता है कि डाल्टन मिनिमम की घटना कब से कब तक मापी जाती है, यानी 1790 से लेके 1820 तक डाल्टन मिनिमम है। और जो सोलर साइकिल की हम बात किए थे 11 ईयर्स का जो होता है, उसमें अभी जो सोलर साइकिल आने वाला है वो 25वां सोलर साइकिल रहेगा, 23 से लेके 26 के बीच में। तो ये रहेगा, तब सोलर मिनिमम की घटना मैक्सिमम हो सकती है कि यहाँ से सोलर मिनिमम हो सकता है। तो ये 25वां साइकिल रहेगा, अभी 24वां चल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं सोलर साइकिल के बारे में। सोलर साइकिल के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो 11 ईयर्स की अवधि होती है और इसमें जो सोलर एक्टिविटी होती है उसको मेजर किया जाता है और जो सन स्पॉट बनते हैं सोलर सरफेस पे उसके नंबर्स को काउंट किया जाता है, तो उसको सोलर साइकिल कहते हैं। और ये सैमुअल हेनरिच स्वाबे ने 1843 में डिस्कवर की थी और 17 साल के अपने ऑब्जर्वेशन के बाद की थी। हम ये प्रोमिनेंस भी डिस्कस कर चुके हैं, सन स्पॉट, कोरोनल हॉर्स और सोलर फ्लेयर्स सब डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ लिखे, ये रेड कलर का एक गोला बना के रखा है, इसमें लिखा है लो मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या चीज़ है इसके बारे में समझेंगे। तो हमारा जो करंटली जो मैग्नेटिक पोल है वो कनाडा से नीचे की तरफ है। तो ये जो पोल है कंटिन्यूसली लगभग 25 मील प्रति वर्ष की तरफ से साइबेरिया की तरफ इधर खिसक रहा है। इसके खिसकने की वजह से जो यहाँ नाव का संचालन होता है, यानी यहाँ से जो निकलने वाली नाव इधर, यहाँ से घूमने वाली इधर, और जो भारत की तरफ आने वाली, जितना भी सामुद्रिक व्यापार होता है, नौ संचालन होता है, नेविगेशन सिस्टम होता है, वो सब नेविगेशन सिस्टम ठप होता जा रहा है। और वहाँ और आसपास अंतरिक्ष में काम करने वाले जो यान हैं वो भी अपना डेटा सही से नहीं दे पा रहे हैं। तो नासा और यूएसए के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया, एस्ट्रोनॉमर्स ने, कि दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे बहुत सारे सिग्नल्स की कमी आना शुरू हो गई है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड जो है कमज़ोर हो गया है। इस वजह से जो नेविगेशन का सिस्टम देखता है उसका नाम है IHO, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर यहाँ मोनाको में पड़ता है। ये इटली है और यहाँ फ्रांस, इन दोनों की सीमा पे यहाँ पे मोनाको एक देश पड़ता है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। इसका सदस्य देश हमारा भारत भी है, यहाँ अपना इंडिया, ये इंडिया हमारा भी देश IHO का देश है। ये संगठन जो है पूरे ओशियंस में नेविगेशन सिस्टम को देखता है, अपडेट करता है। तो सॉफ्टवेयरों में लगातार अपडेशन होती जा रही है। तो ये था लो मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद में हम कंपैरिजन विथ अर्थ देखते हैं सन का।
कि हमारी सन और अर्थ में क्या क्या कंपैरिजन है। तो हम सबसे पहले देखते हैं साइज, कि हमारी पृथ्वी है और सन है। यहाँ पे डायग्राम में तो पृथ्वी हमारी बड़ी दिखी हुई है, लेकिन सन एक्चुअली पृथ्वी से 101 गुना बड़ा है। और जो मास है इसका द्रव्यमान लगभग 3,33,000 के करीब पृथ्वी से बड़ा है सन का। वॉल्यूम द्रव्यमान की बात करें तो 13 लाख गुना, और डेंसिटी की बात करें तो जो सन का जो डेंसिटी है वो 1.4 है, यानी पृथ्वी का 0.255 गुना। और लाइफ, सन पे कोई लाइफ नहीं है, पृथ्वी पे हमारे लाइफ पाई जाती है। सेलेस्टियल बॉडी, पृथ्वी जो है उपग्रह है, सॉरी ग्रह है, प्लेनेट है, और ये एक स्टार है। सन हमारा क्या है? स्टार है, ये प्लेनेट है। उसके बाद बात करते हैं हम टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर, पृथ्वी का जो टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर रहता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, इसका सरफेस टेम्परेचर रहता है। और सन का जो सरफेस टेम्परेचर है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। पृथ्वी की अंदर से अगर बाहर की तरफ लेयर की बात करें तो 3 ही लेयर होती है, कोर, मेंटल और क्रेस्ट। लेकिन जो सन है उसकी 6 लेयर है। इसमें कोर, उसके बाद में रेडिएटिव जोन, कन्वेक्शनल जोन, उसके बाद में फोटोस्फीयर, कोरोनोस्फीयर, और उसके बाद में कोरोना। ऐसे करके 6 इसकी लेयर हो गई। उसके बाद में रिवोल्यूशन की बात करें, यानी घूमने की, तो ये सन जो है गैलेक्सी के सेंटर के चारों तरफ 25 करोड़ वर्ष में चारों तरफ घूमता है, और स्पीड इसकी 220 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से रहती है। और ये जो है निहारिका वर्ष या ब्रह्मांड वर्ष के रूप में जाना जाता है। और हमारी पृथ्वी लगभग जो रिवोल्यूशन जो स्पीड रहती है पृथ्वी की, वो लगभग 29 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से रहती है। और जो वेलोसिटी है, जिसका वेग है, वो इक्वेटर पे 7189 किलोमीटर पर आवर रहता है, जो हमारा पृथ्वी का लगभग 1670 किलोमीटर के लगभग है। यानी 1600 कहाँ 70 और कहाँ 7100, तो ये इतना ज़्यादा यहाँ है। उसके बाद में हम बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी की। तो सन का जो एस्केप वेलोसिटी है, सन की सतह से दूर जाने के लिए, इसकी गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए हमें 617.7 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ से बाहर निकलना रहेगा। और वैसे पृथ्वी का 11.2 है। तो जो मैक्सिमम प्रेजेंस ऑफ मैटर है वो इस पे सन पे हाइड्रोजन और हीलियम है, जिसमें जो हाइड्रोजन है वो केवल करीब 73.46% है, और हीलियम 24.85% है। वहीं हमारी पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा संख्या में नाइट्रोजन, उसके बाद में ऑक्सीजन पाई जाती है। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 0.77 है, वहाँ पे हमारी पृथ्वी में जो है लगभग 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। एक्सियल टिल्ट की बात करें तो हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने एक्स पे झुकी हुई है, और सन जो है 7.5 डिग्री, यानी 7 डिग्री और 25 मिनट करीब अपने एक्सियल टिल्ट पे झुका हुआ है। कलर की बात करें तो यहाँ कलर आप देख सकते हैं, अपना जो सन है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। पानी की उपस्थिति के कारण यहाँ पे नीला दिखाई दे रहा है, और सन जो है पीला कलर का दिखाई देता है, और ये पीला रिले स्कैटरिंग के कारण दिखाई देता है, पर ये एक्चुअल में वाइट कलर का ही होता है। सरफेस की ग्रेविटी बात करें तो इसकी ग्रेविटी जो है 274 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के करीब इसकी ग्रेविटी होती है। और अगर गैलेक्सी के सेंटर से दूरी की बात करें तो 27,200 लाइट ईयर्स इसकी दूरी होती है। तो ये था दोनों के बीच में कंपैरिजन, अर्थ और इसके बीच में। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जहाँ तक हो सन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इसमें इकट्ठी की गई है, कुछ भी छोड़ने के लिए इसमें बचा नहीं है कि कुछ भी छूट जाए। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा मरकरी के बारे में, जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। थैंक यू, धन्यवाद।